अनऑफिशियली चल रहा था सारा का सारा। डीडीए के अधिकारी यहाँ पे बड़े बड़े थे। अच्छा, डीडीए के लोग थे यहाँ पे 6:30 बजे? मेन जो इसके हैं, क्योंकि ये डीडीए का ही लैंड है, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इसके अंदर, जो शिवम कुमार अग्रवाल हैं, वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे मौजूद थे। उनकी मैंने लाइव चलाई उसके बाद जब मुझे डाउट हुआ जी। और जैसे ही लाइव में मैंने उनसे पूछा है ये बातें कि भाई ये अब अफरा तफरी में ये मतलब एक जेसीबी में बहुत सारे ढक्कन लेके आते हैं ऐसे ही, और सारे पे ये जितने भी ढक्कन हैं मेरे सामने वीडियो है मेरे पास सारे के सारे ढकते हुए की, तभी ढके गए हैं, तभी रखे गए हैं, तभी मैंने उनको लाइव किया और जैसे ही लाइव किया फिर वो वहां से भाग गए। ये खुला हुआ था, इसके अंदर बिरजू गिर गया। अगले 20 घंटे तक बिरजू इसी के अंदर गिरा हुआ रहा। 20 घंटे बाद पुलिस आई, पुलिस ने एनडीआरएफ को कॉल किया, डीडीए के लोग आए जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो स्ट्रेट अवे रिस्पॉन्सिबल है इस नेग्लिजेंस के लिए, और बिरजू को रेस्क्यू किया गया। लेकिन जिस को बाहर निकाला गया वो बिरजू नहीं था, बिरजू की बॉडी थी, जान बिरजू की जा चुकी थी। इवन जब मैं यहाँ पे आया था वो रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रखा था कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3 से 6:30 तक पुलिस रेस्क्यू कर रही थी विदाउट किसी लीगल डिपार्टमेंट के, मतलब कोई फायर ब्रिगेड। तो और कौन था पुलिस के साथ? कोई और डिपार्टमेंट? प्राइवेट थे, वो प्राइवेट वाले जो टैंकर वाले होते पानी निकालने के लिए, पंप आउट करने, और कोई नहीं था जी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी पिक्चर का गाना है, अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी। इसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं कि आप बाहर मत जाया करिए, नजर लग जाएगी। दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में इसकी थोड़े से बोल आपको बदलने पड़ेंगे। बोल ये होंगे कि अकेले ना बाहर जाया करो, सीवर में गिर जाओगे और पुलिस टाइम से नहीं आएगी। बिरजू जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था, रोहिणी में कारपेंटर की दिहाड़ी मजदूरी करता था। रात को अपने दोस्त के साथ बिरजू निकला। ये सीवर जो आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर अब आपको ढका हुआ ढक्कन नजर आ रहा है, ये खुला हुआ था, इसके अंदर बिरजू गिर गया। अगले 20 घंटे तक बिरजू इसी के अंदर गिरा हुआ रहा। 20 घंटे बाद पुलिस आई, पुलिस ने एनडीआरएफ को कॉल किया, डीडीए के लोग आए जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो स्ट्रेट अवे रिस्पॉन्सिबल है इस नेग्लिजेंस के लिए, और बिरजू को रेस्क्यू किया गया। लेकिन जिस को बाहर निकाला गया वो बिरजू नहीं था, बिरजू की बॉडी थी, जान बिरजू की जा चुकी थी। ये पिछले 1 महीने के अंदर तीसरा ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस देख रहे हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से। पहले हमने नोएडा अथॉरिटी की नेग्लिजेंस देखी, फिर हमने दिल्ली जल बोर्ड की नेग्लिजेंस देखी, फिर अब हमने ये डीडीए की नेग्लिजेंस देखी। ये कहा जरूर जा रहा है कि बिरजू ने शायद शराब पी हुई थी, और तमाम तरह के क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं कि शराब पी के अगर आप रात को चलेंगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी ये सीवर ढका गया है, पिछले 10 घंटों के अंदर अंदर ही ढका गया है। इस लाइन में जितने भी सारे सीवर हैं सबको ढक दिया गया है। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं था कि ये सीवर पहले नहीं ढके जा सकते थे। साइंस था इंटेंट का। इंतजार कर रही थी अथॉरिटीज, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस चीज का कि कोई गिरेगा तब देख लेंगे। जब तक कोई नहीं गिर रहा है तब तक बैठते हैं अपने रूम में हीटर चला करके, फल काटते हैं, संतरे खाते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं और तनख्वाह आने का इंतजार करते हैं। वो आला अधिकारी डीडीए के जो बिल्डरों से बात करते हैं, इन सारे लैंड्स को अलॉट करते हैं, 10-10 साल बाद यहाँ पर मॉल बनेंगे, और कैसे ये लैंड अलॉट किए जाते हैं, कैसे टेंडर दिया जाता है, इस पर मैं बात आप लोगों से ना ही करूं तो बेहतर है। कितनी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन डीडीए शुरू से रही है, इसके बारे में आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिरजू की मौत के बदले में अकाउंटेबिलिटी किसके सर डाली जाएगी? क्या इस बार भी पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर करके मामले को रफा दफा कर देगी, या वाकई में डीडीए का कोई अधिकारी, कोई इंजीनियर, कोई शख्स इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेगा, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जेल जाएगा? इस चीज़ का इंतजार रहेगा। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जिनके साथ बिरजू काम करता था, और वो शख्स जिसने सबसे पहले 112 नंबर पे कॉल किया 3 बजे, यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद जब बताया गया, पुलिस आई और उसके बाद 6:30 बजे तक रेस्क्यू ही चलता रहा। फिर 7 बजे 112 नंबर पे कॉल किया गया, फिर बाकी की अथॉरिटीज़ आई। मैं आपको उनसे हमारी बातचीत सुनवाता हूँ। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट तेजपाल यादव। तेजपाल जी, आपने कॉल किया था 112 नंबर पे, क्या हुआ था, आप क्या बता सकते हैं हमको? देखिए, मैंने तो 7:30 बजे कॉल किया था, मैं आया 6:30 बजे था। उस टाइम पे यहाँ पे कुछ पुलिस के अधिकारी, मतलब बीट ऑफिसर्स मानिए, कोई बड़ा अधिकारी नहीं था जी। यहाँ पे प्राइवेट टैंकर्स लगे हुए थे। 6:30 बजे? 6:30 बजे जब मैं आया था जी। और वो यहाँ पे किसी को रुकने भी नहीं दे रहे थे, ना ही किसी को वीडियो बनाने दे रहे थे, कुछ भी नहीं। जो भी आ रहा था उसको आगे कर देते। पुलिस वाले बोल रहे थे आगे चलो, आगे चलो। ठीक। मैं तो मैं तो अपनी यूनिफॉर्म में ही था उस टाइम पे, जो सबसे बड़ी चीज़ है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले तो बहुत प्यार से होता है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो उनकी मेरी उसमें टोन चेंज हो जाती है कि आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते। अच्छा, आप वीडियो बनाने लगे तो आपसे वो टोन उनकी चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ।
फिर सारा इंसिडेंट पता चला कि इसमें आदमी गिरा था। फिर मैंने उनसे पूछा, जब हिस्ट्री आई कि 3 बजे उनके पास इंफॉर्मेशन गई थी जी, पुलिस को तो 3 बजे 3 बताया बजे। गया था जी। उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। मतलब इवन जब मैं यहाँ पे आया था वो रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रखा था कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल तो रहा है, 3 से 6:30 तक पुलिस रेस्क्यू कर रही थी। रेस्क्यू कर रही थी जी। विदाउट किसी लीगल डिपार्टमेंट के। मतलब कोई फायर ब्रिगेड तो और कौन था पुलिस के साथ? कोई और डिपार्टमेंट? प्राइवेट थे, वो प्राइवेट वाले जो ये टैंकर वाले होते पानी थे, निकालने वो। के लिए, पंप आउट और करने। कोई नहीं था, जी। ना एसएचओ थे, ना कोई था, कुछ भी नहीं था। हम्म। जब ये सारी चीजें आती है मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई 3 बजे से लेके अभी तक तुम्हारा लीगल डिपार्टमेंट कहाँ है, एनडीआरएफ कहाँ है तुम्हारी, फायर ब्रिगेड कहाँ है तुम्हारी, फोरेंसिक कहाँ है तुम्हारी? तो कह रहे सर हमने इंटीमेशन दे दिया, आए नहीं अभी तक। तब मैंने 7:24 पे 112 को कॉल किया है और 15-20 मिनट के बाद ही सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गया। एसीपी भी आ गया, डीसीपी भी आ गया, फायर भी आ गया, फोरेंसिक भी आ गई, एनडीआरएफ भी आ गई। जी। और आधे पौने घंटे के बाद बॉडी रिकवर हो गई। मतलब 8 बजे तक सब डिपार्टमेंट यहाँ आ गए थे और 8:30 के मेरे आसपास। फोन करने 7:24 पे मैंने किया था और 8 बजे तक यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट आ गए थे और 8:30 बजे तक बॉडी रिकवर हो गई थी। जी। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि 3 बजे की आपकी कॉल थी, आप क्यों नहीं आए, तो वो बकायदा वीडियो में उन्होंने मुझे बताया सर आपकी कॉल 7 इतने बजे गई है, हमारे पास इतने बजे फॉरवर्ड हुई है और हमें 15-20 मिनट लगे आने तो में। मतलब आपसे उससे पहले उनको किसी ने बताया ही नहीं इसका इंटीमेशन ही नहीं था, किसी ने बताया ही वो नहीं। इसलिए नहीं था कि वो अनऑफिशियली चल रहा था सारा का सारा। डीडीए के अधिकारी यहाँ पे बड़े बड़े थे। अच्छा, डीडीए के लोग थे यहाँ पे 6:30 बजे? मेन जो इसके हैं, क्योंकि ये डीडीए का ही लैंड है ये। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इसके अंदर जो शिवम कुमार अग्रवाल हैं, वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे मौजूद थे। उनकी मैंने लाइव चलाई उसके बाद जब मुझे डाउट हुआ जी। और जैसे ही लाइव में मैंने उनसे पूछा है ये बातें कि भाई ये अब अफरा तफरी में ये मतलब एक जेसीबी में बहुत सारे ढक्कन लेके आते हैं ऐसे ही और सारे पे ये जितने भी ढक्कन हैं मेरे सामने वीडियो है मेरे पास सारे के सारे ढकते हुए की, तभी ढके गए हैं, तभी रखे गए हैं, तभी मैंने उनको लाइव किया और जैसे ही लाइव किया फिर वो वहां से भाग गए, चले गए स्पॉट हाँ। छोड़ के। जी। और उसके बाद सारा इंसिडेंट बस बता ही दिया मैंने आपको। जी। और कुछ कहा पुलिस ने जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे कि आप चले जाइए, हम अपना काम कर रहे हैं, इस तरह की जो वो तो सीधी सी धमकी थी मेरे लिए, तो वो धमकी मुझे भी धमकी दे रहे थे। अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ना करूं तो मेरे पास भी कोई एविडेंस थोड़ी ना था। जी। ऑलरेडी इसी के डीडीए के उसमें केस में मैंने ही सबकी यहाँ पे जितने भी अनऑथराइज चल रहे हैं सारे धंधे इनके चलते हैं, मैंने लीगली डाल रखा था, सबके ऊपर केस डाल रखा था। मतलब डीडीए से लेके एसडीएम से लेके सबके ऊपर मैंने रिटर्न में दे रखी थी। मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा रखा था इन्होंने। और बताइए, वो तो मेरी लॉयर लॉबी पूरी की पूरी मेरे साथ खड़ी थी, जिसमें ये कुछ भी नहीं कर पाए। मैंने आज भी चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, केस चल रहा है। तेजपाल जी, आप एडवोकेट हैं, हम भी जर्नलिज्म कर रहे हैं। डीडीए का जो करप्शन है वो किसी से छुपा हुआ खास है नहीं। डीडीए कितनी बदनाम है अपनी इमेज को लेकर, वो हम सबको। इस एरिया में डीडीए बदनाम नहीं थी। मैं आपको एक बात बताऊं, इस एरिया में एमसीडी बदनाम थी जी। मुझे 42 साल हो गए यहाँ रहते रहते और ये भाई मेरे से भी बड़े हैं जी, ठीक है। आप बता दो कि 2022 से पहले कोई सी एक भी बिल्डिंग यहाँ पे हो, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हो नहीं, तो ये जो सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ ना। मतलब 2022 से पहले यहाँ पे कोई एक ईंट भी नहीं लगा पा सकता था। एक कमर्शियल प्रोजेक्ट तक आज तक अलॉट नहीं हुआ था किसी को। एक भी कॉलोनी के अंदर, ये जितनी कॉलोनी है ना, एक भी ईंट नहीं थी, खाली पड़ी थी सारी की सारी, बाउंड्री हो रखी थी बस जी, जो जमींदारों ने कर रखी थी अपनी। और 2022 के बाद एक ऐसा वो तांडव मचाया इन्होंने, जैसे ये मतलब आते ही सबसे पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट यहाँ पे पेंडिंग जितने भी थे हमारे सेक्टर 22 के अंदर, मिक्सन मॉल 7 महीने में उसको एनओसी दे दी सारे डिपार्टमेंटों ने, हर किसी ने। ग्रीन बेल्ट के अंदर से एक प्रॉपर रास्ता दे दिया, ग्रीन बेल्ट के अंदर से प्रॉपर उसको रास्ता दे दिया। ये पूरी कॉलोनी बसा दी, 20 किले, और डेमोलिशन हो चुका है। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ बता रहा हूँ। और ये आपके सामने रहेगी, देख लीजिए कौन सा डेमोलिशन हो रखा है इसके अंदर जी। ये सारी एग्रीकल्चर लैंड है। और एक छोटी सी गौशाला को 72 घंटे में 600 सीआरपीएफ के जवान आते हैं, 3 थानों की पुलिस आती है, एसएचओ एसीपी आते हैं, डीसीपी आते हैं, 150 से 200 स्टाफ पुलिस के 72 घंटे के अंदर उनको परमिशन मिल जाती है। एक छोटी सी गौशाला, एक छोटे से मंदिर और एक छोटा सा छठ घाट जी। मतलब ऐसे ही एरिया में बना हुआ जहाँ पे घायल पशु को लाया जाता था, उनका इलाज किया जाता था।
उनसे पूछने वाला कोई नहीं है कि उनको मतलब 72 घंटे के अंदर, अरे मैं लीगली मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे कहीं जाना भी है लीगली, मैं एक नोटिस कोई डिपार्टमेंट मुझे दे रहा है, मेरे पास 7 दिन का, मैं भी आपको नोटिस भेजूंगा तो मैं उसमें लिख के भेजूंगा 7 से 15 दिन का टाइम है, आपको जवाब देना है जी। ठीक है। उसके बाद हाँ, बिना किसी जवाब के मुझे हियरिंग का टाइम मिलेगा जी, मैं अपना पक्ष रखूंगा जी। ठीक है। एक छोटी सी प्रोसीजर में भी, कोई भी प्रोसीजर हम लेते हैं तो 30 से 60 दिन तो नॉर्मल है, नहीं तो अगर मैं कोर्ट चला गया तो पता नहीं कितने साल तो होगा। करप्शन की तो सीधी शिकायत है ही डीडीए सीधी सी को बात लेकर। मैं बता रहा हूँ। आपका क्या नाम है? और 3 दिन में जी। उनको इतनी बड़ी फोर्स दे दी जाती है, हम्म, मतलब उसका खर्चा, उस फोर्स का उस दिन का खर्चा ही 8-10 लाख रुपए का होगा। जी। ये सोच के देखिए, एक गौशाला को तोड़ने के लिए, एक मंदिर को तोड़ने के लिए, एक छठ घाट को तोड़ने के लिए। लेकिन इन जैसी ये एरिया जो है, आपको देखने से क्या लगता है, क्या है ये एरिया? ये खाली प्लॉट है, बिल्डर्स ने खरीदे क्या है ये? मैं वही कह रहा हूँ, ये डीडीए के अलॉटेड प्लॉट हैं जिसमें एक प्लॉट की कीमत 10 करोड़ है आज के टाइम में। डेवलप करने का काम किसका है? अलॉटमेंट डीडीए ने करी है ना, डेवलपमेंट कौन करेगा? डीडीए करके देगी ना। आज से 25 साल पहले अलॉट हुए थे, आज ये सिचुएशन है 10 करोड़ के प्लॉटों की। ये पूरा एरिया है जी। पॉकेट 32, सेक्टर 32, पॉकेट ए। विजेंद्र जी, हम और लोगों से बात कर रहे थे जो बिरजू के साथ रहते थे, उन्होंने बताया कि जितने भी सीवर्स हैं सारे इसी तरीके से खुले हुए हैं, नाले खुले हुए हैं। इस रोड के तो जी खुले हुए हैं, मेन रोड है उधर से भी खुले हुए हैं, तो यहाँ ज्यादा बसापट तो है नहीं जी, खुले हुए इधर का भी तो रास्ता। खुला छोड़ दिया है, मतलब डीडीए को परवाह नहीं है यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको सर क्या लगता है अगर टाइम पे एक्शन ले लिया जाता बच सकता था? 200 मीटर पे तो रहता था वो लड़का, यहाँ सामने ही रहता था जी। लेट हो गया, बताने में लेट किया उन्होंने, बच सकता था लड़का। बताने में भी और फिर आने में भी देरी हुई, जैसा उन्होंने देशपाल जी ने बताया। बताने में देरी हुई और पुलिस प्रशासन ने भी थोड़ा सा देरी करी, फिर एक्टिव हो गया था प्रशासन 6 बजे 6:30 बजे के बाद, 9 बजे में था, बॉडी निकल गई थी। आपको क्या कारण लग रहा है विजेंद्र जी, क्यों नहीं पुलिस ने बताया होगा फायर डिपार्टमेंट को या एनडीआरएफ को या डीडीए को? क्या वो चाह रहे थे कि अंडर द टेबल इस मामले को रफा दफा किया जाए? कन्फर्म नहीं हो पा रहा था ना, वो नशे में था, कन्फर्म हो पा रहा, गिरा भी हो ना भी गिरा, ये भी तो था ना, इंतजार कर रहे थे। इन्फॉर्मेशन चीज थी नहीं उनके पास, ये भी था, एक इशू हो सकता है ना जी। तो देखिए, जैसा लोगों ने यहाँ पर बताया, कंफर्मेशन का इंतजार पुलिस करती रही 3 बजे के बाद से शाम तक, इसी सीवर के अंदर से पानी पंप आउट करते रहे, और जब तक एनडीआरएफ आई रेस्क्यू करने के लिए तब तक बिरजू की जान जा चुकी थी। यहाँ पर बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि शिवम जिनका नाम उन्होंने लिया, या फिर और डीडीए के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो लोग यहाँ पर आए, आप ज़रूर ये कहकर बच सकते हैं कि जी हम तो तब ड्यूटी पे नहीं थे, हादसा है, किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हर हादसे के 2 पहलू होंगे। पहला ये कि क्या वो हादसा अवॉइडेबल था, क्या वो वाकई में एक हादसा था, या फिर वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस था उन लोगों का जो अपने कंधे पर तमगा लगाते हैं पब्लिक सर्वेंट होने का, लोगों की सेवा करने का। दूसरा सवाल ये, अगर वो नेग्लिजेंस हो गया था तो क्या उसका डैमेज कंट्रोल बेहतर किया जा सकता था? क्या बिरजू का रेस्क्यू जल्दी किया जा सकता था? नोएडा में काम करता था, वहाँ से आया फिर यहाँ काम करने। अच्छा, हाँ 4-5 दिन तो यहाँ किसी ठेकेदार ने बुलाया होगा? यह ठेकेदार बुलाया। क्या, कौन है ठेकेदार, जानते हो आप? सोनू बिल्डर है। सोनू बेलदार है, तो उसके यहाँ काम। अच्छा, सोनू बिल्डर, बिल्डर सोनू जो है। अच्छा, सोनू वाला जो है वो तोमर। तो हमारे यार गाँव का नाम। ठीक है, तो कितनी दिहाड़ी मिलती थी बिरजू को? 8 घंटा का 600 मिलता था। 8 घंटे का 600 रुपये मिलता था। और क्या काम करता था? कारपेंटर था, कारपेंटरी का काम करता था। बिल्डिंग आदि उठाता है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ अरमान भाई कि ये बोल रहे हैं कि रात को गिरा बिरजू इसमें और अगले दिन पुलिस आई है, आपको क्या मालूम है इसके बारे में? परसों शाम को गिरा था 7 बजे, ठीक है, और अगले सुबह लंच में मालूम चला। लंच में 1 बजे आया सब देखने, तो उसका चप्पल आ रही था, चप्पल पड़ा हुआ था इधर ही। इसमें गिरा हुआ था, गटर में दिखा ना। चलते हाँ, चलते फिर इधर जो पता है चला लाठी साली ये नाम लोग का लगा पहचाना हुआ है, जो वो है बिरजू है। हाँ हाँ। फिर उसके बाद सब आदमी इधर से आया तो पता चला 112 को कॉल किया, वो एक्शन ही नहीं लिया था। सामने जाके मीडिया वाला पुलिस वाला सब आया, फिर सामने उसका बॉडी निकला था। नहीं तो पहले दिन में कॉल किया था 112 को, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने? कोई एक्शन नहीं लिया था। कॉल किया था ना, दिन में लंच में कॉल किया था, आया था। अच्छा, 4 बजे आया, बाद मीटिंग किया 1 तो घंटा। कॉल किसने किया सबसे पहले? हमारा फॉरमैन का
कॉल किया था। आपके दोस्त ने? फोरमैन था, मैनेजर था। आप लोगों का मैनेजर ने कॉल किया उसको? कब? 3 बजे दिन में? 1 बजे। 1 बजे। फिर कब आई पुलिस उसके बाद? पुलिस तो शाम में आई थी। शाम को आई है? शाम में आई थी। तो 1 बजे कॉल करने के बाद शाम को आई है पुलिस? 2-3 घंटा कोई? एक से पुलिस वाला कॉल किया था। कितने बजे आई थी पुलिस अरमान भाई? पुलिस आया था वही 3 बजे के आसपास में। और फिर क्या किया उन्होंने आके 3 बजे? आया देख दाख किया, बहुत बंदा सब आया था। आया चेक आदि किया, पानी आदि निकलवाया, 3-4 गो टंकी लगा हुआ। हाँ, टैंकर मंगा के? हाँ, प्राइवेटे था, उसको बुला के निकालवाया। लास्ट को किसी को देखने नहीं दिया बॉडी को। जब एम्बुलेंस लगाया, सारी तरह से पट्टी मारा था, किसी को अंदर भी आने नहीं देता। लिया सीधा चल दिया, किसी को भी नहीं दिखाया, ना ही फॉरमाइन, ना ही ठेकेदार, ना ही वर्कर, किसी को। और ये तब तो ढका हुआ तो नहीं था, फिर इसको कब ढका? खुला हुआ? यहाँ तो वहाँ तक देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। आज ढका है शायद, यहाँ ढका होगा। तो यहाँ सारे सीवर खुले हुए हैं क्या इसी तरीके से? ये खुला हुआ है, एक आगे का खुला हुआ, वो भी ढका है। वो भी अभी ढका है? हाँ, वो भी अभी ढका है, वो खुला हुआ था। सब कल ढका तो हुआ। बिरजू जो है इसी इधर ही रहता था, इन्हीं कमरों में जो बने हुए हैं? कमरे में रहता था। सामने आया, तो कुछ पता है आपको कहाँ जा रहा था वो रात को? इधर मार्केट गया था, उधर से आ रहा था। आते पे लगा हुआ समय गड्ढा है ना, इधर लाइट उठ है ना, लाइट इधर आ जाओ ना आप। लाइट आ रही ना, फोन पे बतियाते हुए आ रहा था। यही सामने मार्केट है, इधर से आ रहा था, फोन पे लगा रहा। 2 बंदा था, एक पीछे था, एक फोन पे लगा आ गया। लाइट आदि लगा मगर कोई बढ़ता ना, चलते। लाइट नहीं जलती है ये? लाइट तो कहाँ लगी नहीं हुई है, यहाँ तो बीच वाली है वो। जलती है ये? नहीं जलता। वो जलती है, कोई भी लाइट नहीं जलती है? एक जलती है वो वाली। आपका क्या नाम है? हमारा नाम लाल बाबू। आप जानते हो लाल बाबू? कैसे जानते थे बिरजू को? रूम के आके सोता था हमारा, क्या इसी के रूम के जान पहचान हो ही ना जाता है। हाँ, अच्छा, उधर ही सोता था आप लोगों के रूम में? काम कर रहे इकट्ठे तक जान पहचान हो ही जाता है। तो आपको क्या मालूम है उस दिन के बारे में, क्या देखा? उस दिन के बारे में हम सब ना 7 बजे तक काम किया, उसके बाद आया तब पता लगा हमारा सबको। और बंदा सब पहले से था यहाँ पर। अच्छा। हाँ। तो ये बता रहे हैं कि बिरजू रात को गिर गया था इसमें 6-7 बजे, अगले दिन पुलिस आई है? हाँ, अगले दिन 1 दिन के बाद आया है। 1 दिन के बाद? हाँ, वो बंदा को पता है, भैया को। देखिए, कहानी जो है वो ये है कि ये सीवर जो आप देख रहे हैं अब ढका हुआ, इसके आसपास पत्थर लगे हुए, जो कि कोई नई कहानी है नहीं, हर बार ऐसा ही होता है। ये खुला हुआ था, इसमें बिरजू गिर गया। लेकिन जो दूसरी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि लगभग 18 से 20-22 घंटे का वक्त लगा पुलिस को यहाँ पहुँचकर बिरजू का रेस्क्यू स्टार्ट करने में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये गहरा जो है सीवर है, कोई भी इसमें जाएगा तो 5-6 घंटे में आदमी वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा, मर जाएगा। इन्होंने 112 पे कॉल किया, जो दिल्ली पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। दिन में 1 बजे के आसपास, जैसा इन्होंने अभी खुद बताया, और 3 बजे के आसपास टीम आई और फिर रात तक रेस्क्यू स्टार्ट हुआ। पहले पानी को पंप आउट किया गया ताकि उसको बाहर निकाला जा सके, फिर उसको बाहर निकाला गया, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। डीडीए का ये सीवर है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कैमरा घुमा के, ये एरिया जो है कितना, आप कह सकते हैं एकदम सुनसान खाली पड़ी हुई ज़मीनें हैं। ये सारे प्लॉट बिक चुके होंगे, बिल्डरों ने खरीद लिए होंगे। अब यहाँ पर बिल्डर धीरे धीरे करके आने वाले 5-10 साल के प्रोजेक्शन में बनाएंगे फ्लैट्स और उनको बेचा जाएगा। सड़कें भी अभी ऐसी ही हैं, कच्ची पक्की, तो पूरा निर्माणाधीन एरिया आप एक तरीके से कह सकते हैं। अब इस निर्माणाधीन एरिया में बिना स्ट्रीट लाइट के अगर आपको कोई भी सीवर इस तरीके से खुला हुआ मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने शराब पी है या नहीं पी है। बिरजू ने शराब पी थी, हो सकता है पी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात और निकल कर सामने आएगी, लेकिन क्या शराब पीने से ये बात जस्टिफाई हो जाती है कि सामने वाले शख्स को मर जाना चाहिए? जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि ये सीवर खुला हुआ ना रहे, अब जिस तरीके से इसको ढक दिया गया है, अभी भी तो ये ढका गया ना, यही सीमेंट का कवर बना करके इसको ढक दिया गया, रातों रात ढका गया। ऐसा तो नहीं था कि बहुत रॉकेट साइंस इसको बनाने में लगा होगा, तो ये पहले भी इसका मतलब ढका जा सकता था। लेकिन इंतजार किस चीज़ का हो रहा था? इंतजार हो रहा था बिरजू के मरने का, कि कोई मरे दिहाड़ी मजदूर बेचारा जो 500-600 रुपये कमा रहा है अपने गाँव बिहार से हज़ारों किलोमीटर दूर आके, जब वो मर जाएगा तब डीडीए के ये भ्रष्ट करप्ट अधिकारी और कर्मचारी जागेंगे और ला करके इसको ऐसे ढक देंगे। अब इस पूरी कतार में जितने भी सारे सीवर्स हैं सब ढक दिए गए हैं। अगर ये पहले ढका होता तो जान नहीं जाती। दूसरा बड़ा सवाल कि 1 बजे इन्फॉर्म करने के बाद भी शाम तक रेस्क्यू का टाइम कैसे लग गया?
और बिरजू की जो चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई थी उसको पहचान करके लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया है 112 नंबर पे और पुलिस को बुलाया है। पिछले 1 महीने के अंदर इस तरह की ये तीसरी मौत है। युवराज मेहता का केस हमने नोएडा के अंदर देखा, हाल ही में कमल ध्यानी जो जनकपुरी के एक गड्ढे में गिर करके मर गया, दिल्ली जल बोर्ड वाला गड्ढा, और अब यहाँ पे ये बिरजू एक मजदूर कारपेंटर जो 600 रुपये के दिन की दिहाड़ी पे काम करता था, वो खुले हुए सीवर में मैन होल में गिर के मर गया। और सिर्फ मरा नहीं, आप ये सोचिए वो तड़प तड़प के मरा। 20 से 22 घंटे वो इसी सीवर के अंदर, मैन होल के अंदर मौजूद था, जब पुलिस को पता चला कि अब यहाँ से किसी व्यक्ति को रेस्क्यू करके बचाना है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब फिर से सवाल ये उठेगा कि दिल्ली पुलिस एक्शन किसके ऊपर लेगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी। डीडीए के जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो लोग इस पर जवाब देंगे या नहीं देंगे। 1-2 सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस क्रिमिनल मुकदमा किसके ऊपर दर्ज करेगी। आपकी लापरवाही की वजह से एक मजदूर की जान चली गई। अभी 3 दिन पहले दिल्ली में एक और शख्स की जान चली गई थी। 1 महीना पहले नोएडा में एक और शख्स की जान चली गई थी। और कमाल की बात यह है कि ये सारी जानें सिस्टम की आंखों के सामने जाती हैं। वो लोग जो खुद को सिस्टम का हिस्सा बताते हैं, अथॉरिटी बताते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बचाने की, वो खड़े खड़े तमाशबीन होकर तमाशा देखते हैं और लोगों की जानें इस तरीके से जाती रहती है। ये रोहिणी का सेक्टर 32 है, डेवलपिंग एरिया है। आने वाले 10 सालों बाद यहाँ पर आपको मॉल्स नज़र आएंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट नज़र आएंगे, सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं। लेकिन उस डेवलपमेंट को सही से इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी है डीडीए की, उसमें डीडीए साफ तौर पर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है।